गुड लुकिंग। मैं जब गुड लुकिंग की बात कर रहा हूँ तो एक गलतफहमी मत पालिएगा दिमाग में, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए रूप रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं के द्वारा बनाए गए अपने रूप की बात कर रहा हूँ। अच्छी हेल्थ का ये एम होता है कि आपकी आंखों में चमक हो, आपकी त्वचा ग्लोइंग, आपके वस्त्र बहुत अच्छे हों। दैट इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ। तीसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ये जो एम है बॉडी का, इसके ऊपर लोगों का ध्यान अब थोड़ा जाने लगा, लेकिन वहीं तक गया है जहां तक कोई रोग हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नमक कम खाने लगे, डायबिटीज हो गई तो चीनी कम खाने लगे, कोई प्रॉब्लम हो गई, घुटने खराब हो गए तो थोड़ा सा वजन कम कर लिया। ये ठीक नहीं है। अगर आप इफेक्टिव एंटी एजिंग चाहते हैं तो आपको वक्त रहते डिजीजेस को इन्विटेशन नहीं देना होता है। और डिजीज को इन्विटेशन कैसे नहीं मिलेगा? जब आपका वेट अंडर कंट्रोल रहेगा, आप एक एक पैरामीटर्स पर ध्यान रखेंगे, एक एक बॉडी में होने वाले चेंजेस पर ध्यान रखेंगे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे तो ये है नहीं, मैं क्यों ऐसा करूं? ठीक, कोई भी बात हो जाए, अगर मैं कहीं पर चीनी मना कर देता हूं तो लोग कहते हैं आपको डायबिटीज हो गई। मैं कहीं पे तला भुना मना कर देता हूं, सीधे वो मान लेते हैं मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक, ये 3 एम बॉडी के होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप पूछेंगे कि ये तीनों एम कैसे पाए जाए, कैसे पाए जाए। हम लोग साइंटिफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, चूंकि मुझे सारी चीजें कवर करनी है 50 मिनट में, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक है लेस कैलोरीज। हम में से ज्यादातर लोग कैलोरीज काउंट करके नहीं खाते। कैलोरीज का मतलब है जो अनाज और खाद्य पदार्थ होते हैं, जब आप खाते हैं तो आपके अंदर कैलोरीज यानी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर आप उन कैलोरीज को खर्च नहीं करते तो वो कैलोरी आपके शरीर में जमा होती है। आपकी तनख्वाह हो 50,000 और आपका खर्चा हो 30,000, बाकी के 20,000 आप क्या करेंगे? बैंक में जमा कर देंगे, एफडी बना लेंगे। तो बॉडी क्या करती है? एफडी बना बना के, चर्बी की एफडी बना बना के शरीर में जगह जगह पेस्ट करती है। अब आप देखते होंगे कि बाहर से तो चर्बी दिख रही है, लेकिन वो अंदर अंदर तक चर्बी जमती है। लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, हाथों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब जब ब्लड वेसल के अंदर जमा होगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जमा होगी, ब्लड प्रेशर होगा। अंदर आंतों में सब जमा होती गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तरह तरह की बीमारियां पैदा होगी, आप मोटे हो। और पूरी बॉडी फाइट करने लगती है आपकी इस ओवरलोडिंग से, और इस ओवरलोडिंग के कारण आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाने से ताकत आती है। प्रकृति का गेम समझिए, जब तक व्यक्ति ग्रो करता है तब तक तो जो आप खाते हैं उससे आपको एनर्जी भी मिलती है, ताकत भी मिलती है, स्ट्रेंथ भी। लेकिन एक बार जब आपका सैचुरेशन लेवल आ जाता है तब वही फूड आपकी एनर्जी लॉस करने लगता है, क्योंकि बॉडी पे लोड बढ़ने लगा, हार्ट पे लोड बढ़ने लगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ताकत के लिए क्या खाएं, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम खाना बहुत कम करो। वो ताज्जुब करते हैं कि सब खाना कम करने से ताकत आएगी। जाने कितने मरीज हैं जो ओवरलोडिंग के सिंड्रोम्स होते हैं, उनको जैसे ही सैलड डाइट पर देता हूं 10 दिन के बाद वो एनर्जेटिक होने, तो तेज तेज चलने लगते। कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज एक दिन में होती है, और हम लोग बड़े आसानी से 4000 कैलोरी खा लेते हैं, बड़ी आसानी से। कभी समोसा मिला, कभी बिस्कुट मिली, कभी दाल मोट मिला, और कैलोरीज पाइल अप होती रहती है।
कैलोरीज के पाइलअप होने के कारण ही व्यक्ति बुढ़ा होता है, उसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। जानवर की भी मृत्यु उसी कारण होती है, इसको समझना होगा। लो सॉल्ट एंड शुगर एंड फैट्स, नमक, चीनी और चिकनाई, ये 3 चीजें मनुष्य की खुराक नहीं, ये सिर्फ स्वाद के लिए बनाई गई। लेकिन चूंकि शुरू से बच्चे को नमक दिया जाता है तो नमक के ऊपर उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। जानवर नमक नहीं खाते। ये नमक 40 इयर्स के बाद किडनीज, हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। ये शुगर कैलोरीज बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है, घुटने खराब करती है, थायराइड प्रोड्यूस करती है, शुगर से झुर्रियां बढ़ती हैं, बुढ़ापा आता है। और फैट, हमारी हर चीज, समोसे होंगे, बिस्कुट होगी, दालमोट होगी, सब में फैट। वो फैट धीरे धीरे जाके, फैट का कोई काम ही नहीं होता है। या तो आप एक दिन में 6 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अब वो फैट यूटिलाइज हो जाएगा, वरना फैट का कोई काम ही नहीं। तो बेसिकली डेली हम लोग मौत को दावत देते हैं, फ्रीक्वेंटली ये सारी चीजें खा रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, हाई प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होती है। अब देखिए, जो चीज आप ज्यादा खाते हैं उसको हम मना कर रहे हैं, जो चीज बहुत कम खाते हैं उसके लिए हम कह रहे हैं ज्यादा खानी चाहिए। प्रोटीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बॉडी में जो ब्रेकडाउन होता है उसको रिपेयर करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोटीन्स का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा उनकी लॉन्गेविटी भी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। हमारे हिंदुस्तान में प्रोटीन बहुत कम खाई जाती है। प्रोटीन का जो सोर्सेज होते हैं वो मेनली नॉन-वेज सोर्सेज होते हैं। नॉन वेजिटेरियन मैं एडवाइस नहीं करता, ये एक सेपरेट विषय है, क्योंकि जीवों पे दया नहीं करी तो इंसान बनने से कोई फायदा नहीं। और अपने मनोरंजन के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी जानवर को मारा, वो भी गलत है। तो फिर वेजिटेरियन सोर्सेस क्या होते हैं? वेजिटेरियन सोर्सेस प्रोटीन के बहुत कम हैं। मिल्क प्रोटीन होती है, दही होता है, सोयाबीन होता है, दालें होती हैं, मशरूम होता है, ये गिने चुने सोर्सेस होते हैं। इन सोर्सेस को बढ़ाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी के डिके को रोकते हैं, आपकी बॉडी के डिके को रोकते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी का क्षय हो रहा है उसको रोकते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग मरीजों को लिखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के कैप्सूल लिखते हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, बड़ी पावरफुल हर्ब्स होती हैं, अश्वगंधा, शतावरी, विटामिन ई, एस्टाजेंथिन, जिंको बाइलोबा, इस टाइप के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको अगर सूक्ष्म मात्रा में रेगुलरली लिया जाए तो बॉडी का डिके कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न्यूट्रिशन की मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई। अब ये नेक्स्ट आया, इसके बारे में तो हिंदुस्तानी समाज बिल्कुल ही पीछे है। दैट इज द फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। एक वाक्य पढ़िए, फूड इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंटी एंजाइटी ड्रग। जब भी हमें कोई चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, हम फ्रिज के पास चले जाते हैं। इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंटी एंजाइटी ड्रग, while exercise is the most underutilized antidepressant। कोई जना ये नहीं करता कि अगर वो डिप्रेस्ड है, अगर उसको स्ट्रेस है, तो एक 5 किलोमीटर वॉक कर ले, जॉब कर ले। वो ठीक इसका उल्टा काम करता है, वो फ्रिज के पास जाता है, कुछ मिठाई खा लेता है, कुछ स्नैकिंग कर लेता है, ठीक इसका उल्टा करता है। जो फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, बिलीव मी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग है, एरोबिक है, वेट ट्रेनिंग है, इन सबसे
हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वो सब प्रिवेंशन को जाने दीजिए, यहाँ तक कि कैंसर्स प्रिवेंशन तक में फिजिकल एक्सरसाइज का रोल है। लेकिन इसको बताते ही मरीज का या लोगों का मुंह बन जाता है। वो अगर एट द मोस्ट वो मॉर्निंग वॉक में करते भी हैं तो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, कभी किसी से हाय हेलो हुआ, कभी किसी का फोन आया, कभी बैठ गए। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है 10,000 स्टेप्स पर डे। ये लेटेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च है कि जो लोग विगरसली 10,000 स्टेप्स पर डे वॉक कर लेते हैं उनको यकीन मानिए कभी ना कोई बीमारी हो सकती, ना कभी कोई फिटनेस की प्रॉब्लम हो सकती, और उनको एक लंबे समय किसी बीमारी या फिटनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं टिल द एज ऑफ 90 ईयर्स। लेकिन 10,000 स्टेप्स का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर्स अनइंटरप्टेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब लोगों से कहते हैं, वो कहते हैं हाँ सब चल लेते हैं, लेडीज कहती हैं हम काम करते हैं, उस काम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक मोर देन 45 मिनट्स 25 मिनट्स में आपकी बॉडी वार्म होती है, उसके बाद बॉडी सोचती है कि अब व्यक्ति कुछ कर रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, तब वो चेंजेस लाना शुरू करती है बॉडी। तब वो आपके अंदर मसल्स बढ़िया बनाएगी, बोन की डेंसिटी करेगी, सारी बीमारियां दूर भगा देगी, शुगर का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत बदतमीजी करते हैं वो भी चलेगा अगर 10,000 स्टेप्स पर डे है तो। एरोबिक एंड वेट ट्रेनिंग, वेट्स उठाने से शरीर पर पावर आता है। फीमेल्स अक्सर सोचती है कि वेट्स नहीं उठाना चाहिए, तरह तरह के बहाने होते हैं, लेकिन मेरी राय में फीमेल्स को तो वेट ट्रेनिंग और भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स की हाइट 40 ईयर्स के बाद हर डिकेड में आधा इंच कम हो जाती है। जो एक 70 ईयर ओल्ड फीमेल होती है, अगर उस समय उसकी हाइट देखी जाए, उसकी हाइट जब वो 20 ईयर्स की थी उससे 2 इंच कम होती है। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी से निकल जाता है कैल्शियम। तो वेट ट्रेनिंग आदमियों के लिए तो जिम्स हैं, फिजिकल वर्क है, चीजें उठाना है, लेकिन फीमेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समय निकालें। अगर वो रेगुलरली 10,000 स्टेप्स के बाद अगर वो 20 मिनट की वेट ट्रेनिंग करती हैं तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, डायबिटीज, इन सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। दवा खाने की कोई जरूरत नहीं। तो रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, इसको बहुत ज्यादा इंफेसिस देने की बात है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो जिम में, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, आपने मेरी बात मानी और आप जिम जाने लगे, उस समय अगर आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा है 50,000 रुपए का, तो भी मना कर दीजिए, कहिए कि आप बैठिए, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ये एटीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोगों को मैं राय देता हूँ और लोग ये काम शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद किसी दिन पानी बरस गया, किसी दिन कोई आ गया, किसी दिन कोई इमरजेंसी आ गई, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ गई। इस दिन वहाँ जाना है, उस जगह फायदा होना है, तो रोज कोई ना कोई बात तो होगी। एटीट्यूड में चेंज लाना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस एक पॉइंट को बड़ा गौर से देखिएगा। इसको मैं बोलता हूं प्राण ऊर्जा क्रिया। प्राण ऊर्जा क्रिया का मतलब है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। जब भी आपको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलती तो आपकी बॉडी में डिके हो, क्षय। हम में से ज्यादातर लोग ठीक से सांस नहीं लेते। जैसे ही 40 साल की उम्र होती है तो आप देखते होंगे ज्यादातर लोगों के पेट निकलते हैं और वो पेट से सांस लेते हैं।
पेट से सांस लेने के कारण आपके शरीर में 1/3 ऑक्सीजन जाती है, और ये 1/3 ऑक्सीजन से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी बॉडी को डिके करता है, और जैसे ही बॉडी का डिके होता है तो आप बीमारियों के लिए प्रोन होते हैं, आपको बीमारियां होती हैं। सांस लेने का सही तरीका पहले जानिए। सांस लेने का सही तरीका होता है अपने सीने को अपनी बाहों की ओर बुलाना। देखिए जैसे मैं पेट को स्थिर रखते हुए सीने को अपनी बाहों की ओर बुलाना। ये देखिए, ये सीना जो है बाहों की तरफ फैलता है, पेट की ओर पेट आगे नहीं निकलता है। लोग गलती क्या करते हैं, सांस लेते हुए पेट को आगे ऐसे, वो पेट से सांस लेते हैं, उनको इतनी कम ऑक्सीजन मिलती है कि उनकी स्ट्रेंथ, एनर्जी दिन पर दिन कम होती है। विदेशों में ऑक्सीजन बूथ्स होती है जिसमें फ्लेवर्ड ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन लेने से उनकी वाइटलिटी बढ़ती है। प्राण ऊर्जा क्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सही ढंग से सांस लेना, सही ढंग से सांस छोड़ना और 30 सेकंड के लिए सांस को रोकना, ये हम बताते हैं। जैसे कि खड़े हम, देखिए पूरी ताकत से मैंने सांस ली और ले करके अपने सीने को अपनी बाहों की तरफ लिया, पेट मेरा स्थिर है, और जब सांस छोड़ी जाएगी तब पेट पीठ की तरफ जाना चाहिए। देखिए मैंने छोड़ी, पेट पीठ की ओर, यानी कि अगर ये प्रोसेस करते हैं तो पेट आगे आना ही नहीं। पेट अगर आगे आएगा ही नहीं तो आपका पेट बाहर निकलेगा ही नहीं। ग्रेविटी के कारण पेट के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो नीचे आने लगते हैं, ग्रेविटी के कारण वो दोबारा से ऊपर चले जाएंगे, और आपको ऑक्सीजन भी पूरी मिलेगी और 30 सेकंड तक सांस रोकनी होगी। देखिए ऐसे इस पॉइंट पे 30 सेकंड तक सांस रोकनी होती है, फिर छोड़नी होती है, पेट को पीठ की ओर ले जाना। पूरी सांस मैंने बाहर निकाल दी। तो जब आप पूरी सांस बाहर निकाल देते हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सांस ली, पूरी सांस मिल गई, पेट अंदर हो गया, तोंद बाहर नहीं निकली। और सांस को रोकने की वजह से छोड़ते वक्त अगर आप ओम शब्द का उच्चारण कर लें तो बहुत बढ़िया होता है। सांस को अगर आपने पूरा छोड़ के निकाल दिया, ऐसे 3 या 5 बार आपने फिनोमेना कर लिया तो आपका मेंटल टेंशन एकदम खत्म हो जाता है। आपको अगर गुस्सा आ रही है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें होंगी, वो जैसे ही होंगी आप ये 3 बार करेंगे आपकी स्ट्रेस चली जाएगी। इस प्रोसेस को आप कहीं भी कर सकते हैं। लेडीज किचन में कर सकती हैं, सवेरे बैठ के कर सकते हैं, अपनी कार में कर सकते हैं, मैदान में, सड़क पे कर सकते हैं, कहीं भी ये प्राण ऊर्जा क्रिया आप कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, सांस लेने का सही तरीका यही होता है कि आप सीने से सांस लें, पेट से सांस कतई ना लें। सिर्फ ये काम अगर आप 2 महीने कर लें, आप डिफरेंस देखेंगे कि आपको प्रॉपर स्लीप आएगी, आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका थोड़ा बहुत वेट भी कम हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये हाइपर वेंटिलेशन फिनोमेना से आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, और इस मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से आपकी फैट थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ये प्राण हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा कम बताता हूं कि जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता उस जीवन में कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं आपको हेल्थ के फंडामेंटल्स बताऊं, बहुत सारी चीजें बताऊं, कुछ नहीं होता जब तक जीवन में एक बड़ा उद्देश्य ना हो। जब बड़ा उद्देश्य होता है तो अपने आप खाना कम हो जाएगा, अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी, सब कुछ अपने आप। एक बड़ा उद्देश्य, उसको छोटे छोटे उद्देश्यों में डिवाइड करना और डेली एक्शन करना। अगर ये आप काम करते हैं तो कभी भी एज नहीं बढ़ सकती है, ना ही बड़ी बीमारी हो सकती है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब मैंने एम की बात करी, जरा भाई इस बात को जरा कायदे से सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से ज्यादातर लोग सक्सेस को समझ नहीं पाते हैं कि सक्सेस है क्या। कुछ लोग पैसे कमाने को सक्सेस कह देते हैं, कुछ लोग अच्छा पद पाने को सक्सेस कह लेते हैं। सक्सेस की डेफिनेशन हर वक्त बदलती रहती है। उसको डिफाइन करना ये होगा जब भी आप समाज पर छाप छोड़ते हैं। असली मायनों में वैल्यू बेस्ड सक्सेस वही होती है जब आप ऐसा कार्य करें जिससे आप समाज पर छाप छोड़ते हैं। तो उस परिभाषा में अगर आप बहुत अमीर होते हैं और अमीर होके आप जनता की भलाई करते हैं, शिक्षा का विस्तार करते हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, वो सक्सेस है। अगर आपको पद मिला है तो एक तो ये है कि पद मिला, अहंकार में चले गए। जैसे ज्यादातर आपने मंत्रियों IAS ऑफिसरों को देखा होगा कि वो हमेशा घमंड में रहते हैं। दैट इज नॉट द सक्सेस। पद की सक्सेस वो है कि आपको सक्सेस मिली, आपने जनता की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने लगे, वो पद की सफलता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस कैसे हासिल की जाएगी। सक्सेस की डेफिनेशन मैंने बता दी कि अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखा के हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं ताकि वो सेटल हो जाएगा, ये सक्सेस का एम नहीं। अगर आप उसको ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि IAS अफसर बन के उसका पैसा कमाने लगेगा, ये सक्सेस नहीं। वैल्यू बेस्ड सक्सेस का मतलब है कि आपका बच्चा अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो कितना ज्ञानी, कितना संस्कारी और ज्ञानी और कितना अच्छा व्यक्ति बन रहा है। अगर वो अच्छा मनुष्य, वो अच्छा संस्कारी और अच्छा ज्ञानी व्यक्ति बन रहा है, वो अपने आप अपनी मंजिल पा जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बच्चा हमारा बहुत पढ़ता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती। हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली, हम लोग अभागे। आपने भी सुना होगा, सब मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, भगवान खुश नहीं रहते। कुछ पूजा कर दो, कुछ प्रतिष्ठान पे आप मंदिर में चले जाओ, कुछ ऐसा अनुष्ठान कर दो, कुछ ऐसा कर दो, लेकिन ये सब गलत है। सक्सेस लेने के लिए नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है एक्सीलेंस। ये मैं खुशियों के सूत्र बता रहा हूं, ये सारी चीजें फॉलो करके खुशी ही दिमाग में अल्टीमेट एम खुशी होती है। एक्सीलेंस का मतलब है उच्च कोटि की योग्यता। अगर आपके अंदर उच्च कोटि की योग्यता आपके या आपके बच्चे के अंदर आती है, ये पहली रिक्वायरमेंट है सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है पैशन। पैशन का मतलब है जुनून। अगर आपके बच्चे या आपके अंदर जुनून नहीं, आपके अंदर भी, क्योंकि ये नहीं है कि किसी की एज 60-70 हो गई है तो उसको सक्सेस नहीं लेनी। यही तो गलती है, यहीं पे तो गलती है कि सेकंड इनिंग में हमें कुछ करना